ओके, सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में है ना डेविएशंस पढ़ना शुरू किया था। मेंडेलियन डेविएशंस, मेंडेलियन जेनेटिक्स से, जिनको हम लोग नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कहते हैं। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया था, जिसका रेशियो डेफिनेटली बेटा 9:7 आता है। उसके बाद में बेटा हम लोगों ने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसका रेशियो 9:3:4 आता है। वैसे ही हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी कि उसमें जो रेशियो आता है वो 12:3:1 ऐसा आता है। हम लोग रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो भी रेशियो होता है ऑफ द what we can say the supplementary gene interaction as well as what the recessive जो epistasis है, उनका रेशियो बिल्कुल सेम है। और वो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 9:3:4। बट देखो, इसमें चेंज जब आता है, मतलब इसके बारे में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चीजें हैं ही एग्जाम है, बट हमारा देखने का जो परसेप्शन है वो है। अगर हम मानते हैं कि ये वाला जो जीन है, एक या जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर ये जीन एक हाइपोस्टैटिक जीन है फॉर है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग बी को एपिस्टैटिक जीन मानते हैं। ठीक है, स्मॉल बी को जब हम एपिस्टैटिक जीन मानते हैं, तो जब जब स्मॉल बी प्रेजेंट होगा तो कैपिटल ए अपना जो है ना अगोटी कलर है वो कभी नहीं दे पाएगा। यस, है ना। इवन स्मॉल ए जब ब्लैक कलर देता है वो भी बेटा वो नहीं दे पाएगा जबकि स्मॉल बी का प्रेजेंस होगा। तो इसीलिए जब भी हमें रेशियोज मिलते हैं, मतलब हमने लास्ट क्लास में जैसे बात की थी, देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर ये हम लोग क्रॉस करते हैं, ऑब्वियसली बेटा ये दोनों ही अगोटी है, ये भी अगोटी है, दिस इज व्हाट द अगोटी एंड दिस इज आल्सो द अगोटी। ठीक है, दोनों ही एक ही प्रकार का फिनोटाइप है और डेफिनेटली ये सेल्फिंग होता है। हम जानते हैं कि इसके भी चार डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ द गैमेट्स होंगे, इसके भी चार डिफरेंट फोर डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट होंगे। वी नो इट। यस, ठीक है। और अगर हम इसको पुनेट स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज भी करते हैं, मतलब देखो, एक तो है कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये चार प्रकार के गैमेट्स हैं। On the other hand, if we arrange the same way, the capital A this one way, and then we'll arrange the capital A small b, and then small a capital B, and then the small a small b. If we arrange them, and make a Punnett square, so definitely we'll get the 16 combinations, genotypic combinations, or 16 zygotic combinations. So बेटा जब हम लोग ये 16 zygotic combinations को देखते हैं, तो हमें डेफिनेटली बेटा ये चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पे हमें देखो ये मिलेगा ए ए बी बी। मैंने जैसे कि आपको डायगोनल वाला सिस्टम बता के रखा था, देखो ये है होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस है, बोथ है ना कैरेक्टर्स के लिए, और ये भी होमोजाइगस है। तो ये तो हमारा फिलअप हो गया। ठीक है, उसके बाद इवन दूसरा जो है ये हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द थिंग, ये जो है कैरेक्टर्स हमारा जो है ना फटाफट फिलअप हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर नो। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब जो बचते हैं दो दो, जैसे कि ये यहाँ पे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। सो इज देयर नॉट साउंड व्हाट आई रिपीट? थोड़ा सही से पूछो क्या रिपीट करना बेटा। आ जाइएगा, जस्ट ज्वाइन, नथिंग नथिंग। हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था, हम लोग रेसेसिव एपिस्टेसिस को देख रहे थे। ठीक है, तो आगे चलते देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी। आप बिल्कुल ऐसा मत करो बेटा कि आप तो बीच में ही ज्वाइन हो जाओ, है ना, लेट ज्वाइन हो जाओ और आप बोलो रिपीट, है ना। थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो ना फिर, है कि नहीं? हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, दैट इज अनदर इशू। ठीक है, बट वेट, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है। सो कैपिटल ए दिस इज व्हाट द पॉइंट। यहाँ पे दोनों में आपको ये चीज देखने को मिलती है। इवन देखो, आप
करेक्ट भी कर सकते हो मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं हमेशा सही हूँ, ठीक है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और यहाँ पे भी आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। सेम वे यहाँ पे जो चीज आएगी कैपिटल ए स्मॉल बी, एंड देन देयर इज दिस कैपिटल ए small b, and last one is what, the small a capital B, like this. Okay, तो ये बेटा हो गया सारा अरेंजमेंट। अब अगर हमको देखना है, मतलब अगर मैं इसको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन मानता हूँ, ठीक है, तो बेटा देखो मैं ये वाली है ना, मेरा परसेप्शन ये रहेगा भाई कि ये वाला जो जीन है कैपिटल बी, ये कैपिटल ए इज अ सप्लीमेंट्री अलील, मतलब जहां जहां पे भी कैपिटल ए अब्सेंट है, जहां जहां पे बेटे कैपिटल ए अब्सेंट है और कैपिटल बी प्रेजेंट है, वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको सोचते हैं। बिल्कुल सही है ना, मतलब जहां जहां पे कैपिटल ए प्रेजेंट होगा विद द कैपिटल बी, वहां पे अगोटी कलर आएगा। मतलब जो 9 पॉसिबिलिटीज है मुझे अगोटी कलर की मिलती है। बट अगर मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि स्मॉल बी एक रेसेसिव एपिस्टेसिस वाला जीन है ना, जीन है, और कैपिटल ए अगोटी कलर देता है और स्मॉल ए ब्लैक कलर देता है, तो उस हिसाब से अगर मैं नोटिस करता हूँ, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बी दोनों एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ ब्लैक नहीं तो अल्बिनो आएगा। यहाँ पे बेटा स्मॉल बी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ अगोटी नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ पे अल्बिनो आएगा। सेम वे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको देखने को अगोटी देखने को मिलेगा, एंड सेम वे बेटा यहाँ पे भी आपको अगोटी देखने को मिलेगा। तो ऐसे 4 जगह पे आप एल्बिनो देखने को मिलेगा। तो चारों जगह पे आपको एल्बिनो इसीलिए देखने को मिलता है बिकॉज स्मॉल बी इज नॉट अलाउिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ए जो है इसका एक्सप्रेशन वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। राइट नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला ब्लैक होगा, ब्लैक इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ कैपिटल बी है, तो स्मॉल ए को वो एक्सप्रेस होने दे रहा है। सेम वे ये भी ब्लैक होगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द, यहाँ पे बेटा आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, एंड सेम वे बेटा यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर नजर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ बिल्कुल बेटा हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं ये वाली चीज को नोटिस करता हूँ, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक इसीलिए है क्योंकि हम ए को एक्सप्रेस होने दे रहे हैं। बट अगर मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ कि ये एल्बिनो है, ये एल्बिनो क्यों है, या तो ये एल्बिनो है या ये एल्बिनो है, व्हाई दिस इज एल्बिनो, ये वाले जो 4 मैंने पर्पल कलर के बनाए हुए, यहाँ पे एल्बिनो आपको देखने को मिलेगा। वाई इट इज बिकॉज इसमें स्मॉल बी कैपिटल ए को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। बट अगर बाकी केसेस को देखोगे, इफ यू सी द अनदर केसेस, यहाँ पे देखो आपको, है ना, कैपिटल बी है, मतलब कैपिटल ए अपना अगोटी कलर दे रहा है, यहाँ अगोटी कलर अगोटी अगोटी एगोटी एगोटी एगोटी, ये सारे जो 9 है बेटा वो 100% आपको एगोटी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कैपिटल ए प्रेजेंट है, और बेटा वहां पे स्मॉल बी उसके अपोजिट में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए एगोटी कलर आ रहा है। सो दिस वे इफ आई विल काउंट, ऑब्वियसली मुझे 9:3:4 रेशियो मिलता है, और मुझे समझ में आता है कि यस इट इज एन रेसेसिव एपिस्टेसिस। स्मॉल बी इज द जीन which is suppressing the expression of the capital A as well as what the small a, that's it, रेशियो वही आएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री के हिसाब से देखोगे इसी चीज को, इफ यू सी द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू द सप्लीमेंट्री, सो यहाँ आपको देखने पड़ेगा कि बेटा जहां जहां कैपिटल बी है वहां वहां ब्लैक कलर आएगा। सो कैपिटल बी इज शोविंग इज एक्सप्रेशन एज अ ब्लैक। ओके, ये सर पक्का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा वो ब्लैक कलर तो दे ही रहा है ना, जब कैपिटल बी प्रेजेंट है ना, वो तो ब्लैक कलर दे ही रहा है। बट ब्लैक कलर के साथ में जब भी कैपिटल ए प्रेजेंट होता है, तो ए एक मॉडिफायर जीन है जो कि मॉडिफाई कर देता है ब्लैक कलर को। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में मार्क किए हुए सारे बेटा विद द सप्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट है, इसीलिए सब लोग अगोटी कलर शो कर रहे हैं क्योंकि उसने ब्लैक को मॉडिफाई करके एगोटी बनाया। ये इसका नजरिया है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो। नो सर।
तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल पॉइंट है यार। यहाँ देखो ये बहुत नॉर्मल है कि आप इन चार, इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन बस एपिस्टेसिस को सही ढंग से समझो, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को, क्योंकि नीट जो है मतलब अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखते हो तो उसमें आपको बच्चों यही सब पूछा जाता है। अब यार बहुत सारे हैं मतलब नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की कमी नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसा भी आता है डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टेसिस, मतलब जिसमें दोनों ही आते हैं, तो इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नो नीड ऑफ गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, है ना। तो ये भी कहा, ये भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसको भी कवर नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो तो देखो रेशियोज आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, दैट मैटर्स, ठीक है। आपको वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन तो मांगने आएगा नहीं कि एक्सप्लेन दिस, नो, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप है। और आप तो अभी जानते भी हो यार कि थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना। हम लोगों को पता भी चलेगा क्योंकि देखो आपके समय में पेपर पैटर्न तो बदला नहीं है ना। मतलब आपके जो सीनियर सभी पेपर देंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा, है ना, रेडी हैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चेंज है। देखो पॉसिबिलिटी ये है कि जो पहले 45 क्वेश्चंस थे, है ना, फिजिक्स में 45, बायोलॉजी ये जो है इसका केमिस्ट्री में वैसे नहीं है, ठीक है। 35+10 ऐसा किया है सबका कार्यक्रम। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 35 क्वेश्चंस इजी रहेंगे और 10 क्वेश्चंस वो थोड़े से टफ देंगे, हो सकता है टू इंक्रीज द कंपटीशन। ये भी हो सकता है कि पिछली बार जैसे बच्चों ने स्कोर किया एकदम, है ना, 700, है ना, 715, 710, तो वो है ना, लोग डर गए, बोला यार इनको तो, है ना, अच्छा केवीपीवाई जैसा क्वेश्चन भी दो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मत दो, है कि नहीं। तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा बेटा आपका एक सिंपल सा फंडा जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो अभी इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ तक मैंने आपको नोट्स बताए थे, ये वाली चीज यहाँ पे बताई थी, तो नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। हम लोग फिर से वही पॉइंट लिख रहे हैं। देखो मैंने ये कहा कि देखो यहाँ पे है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है बेटा, रॉ मटेरियल जो है उससे बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, एंजाइम बी मान लेते हैं, ठीक है, या तो जीन बी मान लेते हैं, ठीक है। जीन बी के प्रेजेंस में या एंजाइम बी के प्रेजेंस में हमें ब्लैक कलर मिलता है। ओके, नाउ यही ब्लैक कलर एंजाइम ए के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब ही जीन ए की वजह से, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एगोटी, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, बराबर है। अब क्या होगा, डेफिनेटली बेटा अगर यहाँ पे कैपिटल बी है ना, तो ही बेटा कैपिटल ए एगोटी कलर देता है। ये हमने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, यस, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज मैटर करती है कि स्मॉल बी है तो डेफिनेटली बेटा ये वाला एंजाइम बनेगा नहीं, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली बेटा, है ना, हमें ये देखने को मिलेगा कि यार कि ब्लैक कलर आएगा नहीं, और ब्लैक कलर नहीं आएगा तो सप्लीमेंट्री जीन उसे मॉडिफाई कैसे करेगा। सो ये वे है, इसको अगर ऐसे सोचोगे तो ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बन जाता है। बट अगर हम ऐसा सोचेंगे कि स्मॉल बी उसे सप्रेस करता है, कैपिटल ए को, मतलब कैपिटल ए एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जिससे अगोटी कलर आता है ना, और स्मॉल बी एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जिससे, है ना, जिससे अगोटी कलर आ ही नहीं पाता, ठीक है, अल्बिनो हो जाता है, वॉट एवर मे बी द थिंग्स इज, है ना, ये जो चीज है इसे हमें समझना पड़ेगा, दैट्स इट, है ना, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ हमें बस पता होना चाहिए रेशियो क्या है बच्चों। रेशियो है सिंपली, मैं बार बार बता रहा हूँ, 9:3:4, दिस इज द रेशियो,
ठीक है, ये 4 क्यों आएगा इसको समझो, ये 4 रेसेसिव एपिस्टेसिस के वजह से आएगा। जहां जहां स्मॉल बी प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, वहां वहां अल्बिनो है। दैट 4 इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, ठीक है, सो दैट्स इट। बाकी तो आपको तो पता है 9:3 रेशियो आता ही है डायहाइब्रिड क्रॉस में, जब हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके यही इंटरेक्शन की एक कॉपी जो है अलग वाली नोट्स की मैं आपको भेजूंगा। इसमें थोड़े 2-4 और ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे। आज बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो आज मैंने अपना सॉफ्ट कॉपी अपने ही इंस्टीट्यूट का नोट्स का भेजा हुआ है, जिसमें बेटा दोनों चैप्टर्स है। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब ये चैप्टर के नोट्स हैं, और उसमें बहुत सारे दूसरे भी रेफरेंस पॉइंट है, वहां पे आप पढ़ सकते हो, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरा वहां पे इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसके भी नोट्स हैं, तो आप एक बार देख सकते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, नोट से इंपॉर्टेंट है कि वहां जो एक्सरसाइज दी है उसको अभी सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक और इंटरेक्शन है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक जीन का इंटरेक्शन पढ़ा, या तो 2 जीन का इंटरेक्शन पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, ये सिर्फ 2-2 जीन का था। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कैरेक्टर को 2 से ज्यादा जीन एक्सप्रेस करते हो? ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल जीन्स, है ना। सो यस, इट इज देयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा कि इन दिस इनहेरिटेंस मोर देन वन नॉन एलिलिक जीन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, show the expression of a single character. An allelic gene express a single character. ठीक है, तो बेटा एक कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है, मतलब हम लोग इसको अगर सादी भाषा में लिखे तो मैनी जीन है ना, वन कैरेक्टर, इस तरह से बच्चों हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, बहुत सारे जीन मिल करके एक ही कैरेक्टर देखते हैं। अगर आप इसको नोटिस करोगे, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। प्लियोट्रॉपिज्म क्या है? एक ही जीन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करता है। मैं इसको लिखूंगा वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, ऐसे लिखूंगा तो वो प्लियोट्रॉपिज्म है। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पॉलीजीन से समझ में आता है, वर्ड से समझ में आता है कि यार बहुत सारे जीन हैं जो एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का? तो बहुत सारे फिनोटाइप नहीं आएंगे, एक फिनोटाइप आएगा, सिंगल फिनोटाइप ऑफ द मैनी जीन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, एक तो इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपल एलील जो है, बहुत सारे एलील तो होते ही है। ठीक है, इज प्रेजेंट और आर प्रेजेंट बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल एलील प्रेजेंट ऑन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ऑन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऑफ सेम लोकस। तो बेटा हमको ये समझना है कि देखो, मल्टीपल अलील वाला जो कंसेप्ट है ना, वो एक ही जीन के बहुत सारे अलील, मतलब एलिलिक इंटरेक्शन वाला कंसेप्ट है। ठीक है, मल्टीपल अलील वाला जो कंसेप्ट है उसमें क्या था, सिर्फ अलील प्रेजेंट है, अलील वाला कंसेप्ट है। और हमेशा आप लोग नोटिस करना कि मल्टीपल अलील के कंसेप्ट में किसी भी एक डिप्लॉयड में टू एन हैव ओनली टू अलील, ओनली टू अलील। ठीक है, मतलब जब भी आप डिप्लॉयड कंडीशन को देखोगे तो आपको बेटा 2n कंडीशन में हमेशा बेटा सिर्फ 2 ही अलील प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलते हैं। बट वेयर एज, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इन मल्टीपल जीन, अब ये मल्टीपल जीन वाला कंसेप्ट अलग है, मल्टीपल जीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर। क्योंकि देखो फैक्टर तो
बिल्कुल है ना, मल्टीपल फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें देखना है ना, इट हैज मोर देन टू नॉन एलेलिक जीन, ठीक है, मोर देन टू नॉन एलेलिक जीन, नॉन एलेलिक जीन इन, है ना, जीन इन होना चाहिए, इन ऑर्गेनिज्म, इन ए ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में, एक ही सेल में, है ना, अलग क्रोमोसोम के ऊपर या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आपको भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे, बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअली, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं, जितने भी ये मल्टीपल जीन वाले कैरेक्टर्स है ना, वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि वो मेजरेबल कैरेक्टर्स है, ठीक है, दे आर मेजरेबल और मेट्रिक कैरेक्टर्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मेट्रिक ट्रेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन कलर का, ह्यूमन बीइंग के स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं, तो ये मेजरेबल है। मेजरेबल क्यों है पता है, बिकॉज यू नो सेल में कितना अमाउंट है मेलानिन पिगमेंट का, है ना। अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना वो था क्वालिटेटिव जेनेटिक्स का, मतलब जो भी हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव, बहुत सारे एग्जांपल। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, जिसको हम लोग इवन पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी के अंडर भी लाते हैं, ठीक है, ये दोनों में ही आता है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैं हर एक सेल में कितना मेलानिन पिगमेंट है, देखो यार बहुत ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा तो यार वो तो बहुत ही, है ना, डार्क कलर का दिखाई देगा इंसान, बराबर है। और जिसमें जिसके सेल में, जिसके मेलानोसाइट्स में बेटा मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है, अमाउंट कम है, क्वांटिटी जिसमें कम है, तो बेटा वो ज्यादा से ज्यादा फेयर दिखेगा, उसका कलर उतना ही फेयर दिखेगा। सो ये जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जिसको हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है, देखो नंबर ऑफ, है ना, ये एनओ लिखने से अच्छा है, पढ़ते वक्त आपको शायद कंफ्यूजन हो, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, जितने ज्यादा अलील होंगे ना, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील जितने होंगे, विल डिसाइड द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, allele will decide the expression of character, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नाउ देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये है क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मैं आपको बेटा एग्जांपल के साथ समझाया, मान लेते हैं, देखो ह्यूमन बीइंग का जो स्किन का कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो है AABBCC, ये जीन है, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, मतलब ऐसे एक्चुअली 6 जीन है ना। ए का एक पेयर है, BB का एक पेयर है, CC का एक पेयर है, ये 6 लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपका स्किन का कलर क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि पर्टिकुलर एक जीन, एक सिंगल जीन जब एक्सप्रेस होता है तो वो 3 माइक्रोग्राम इतना मेलानिन पिगमेंट बनाता है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो बेटा मैं आपको समझाना चाहूंगा, अब यहाँ पे देखो एक पर्सन है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, और दूसरा बंदा है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल A स्मॉल c। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन ज्यादा डार्क होगा एज कंपेयर्ड इन दोनों में। तो आंसर है बेटा B विल बी हैविंग मोर डार्कर शेड एज कंपेयर्ड टू A। वाई? क्योंकि उसके मेलानिन साइट में ये जो है, ये वही बेटा 3 माइक्रोग्राम बना रहा है, ये भी 3 माइक्रोग्राम बना रहा है, इसका मतलब इसके मेलानिन में बेटा 6 माइक्रोग्राम इतना पिगमेंट होगा, तो डेफिनेटली इट विल अपीयर डार्कर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो इस बंदे को, देखो ये वाला बंदा जो है ना, ये पर्सन जो है, इसके पर्सन के स्केल में सिर्फ 3 माइक्रोग्राम ही मेलानिन पिगमेंट, क्योंकि ये एक ही डोमिनेंट है। तो यहाँ पे नोटिस करना नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, या डोमिनेंट अलील जितने हैं, डोमिनेंट जीन जितने हैं, उतना ही एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे देखो ऑब्वियसली 1 और 2 है, तो 2 मिल करके, अगर मैं
यहाँ पे ये सीक्वेंस लिख दूं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो आपको पता चलेगा ये भी 3 माइक्रोग्राम बनाएगा, ये भी 3 माइक्रोग्राम बनाएगा, ये मतलब हो जाएगा बेटा 9 माइक्रोग्राम। तो ये बाकी जो ऊपर वाले दो है उनसे भी बेटा डार्क शेड वाला होगा। कुछ समझ में आ रही बातें है ना। अब यहाँ पे एक रूल है, वो क्या है, एवरी जीन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल। समझ रहे हो आप है? अरे सबका हर एक डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, हर एक कोई 3 माइक्रोग्राम ही पिगमेंट बना रहा है क्योंकि उनका एक्सप्रेशन तो सेम है। ठीक है, सो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील विल डिसाइड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर और क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्यों कहा कि देखो यहाँ पे कितने लोगों ने है ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिया, 1 और 2 ने, यहाँ पे कितने दिया है ना, मतलब देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स विल डिसाइड द एक्सप्रेशन, है ना, कितने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है वो बेटा डिसाइड करेंगे। सो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि ईच डोमिनेंट एलील, each dominant allele have a fixed proportion in the expression of character. तो बेटा जब भी हम लोग कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हर एक डोमिनेंट अलील का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, और जितने डोमिनेंट अलील बढ़ेंगे उतना ज्यादा बेटा एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक डोमिनेंट अलील को कंट्रीब्यूटिंग जीन कहते हैं। आप क्या कहते हैं, हम लोग उनको कंट्रीब्यूटिंग जीन। ठीक है, सो हम लोग कहते हैं कि है ना, सो ईच, सॉरी क्या हो रहा है ये, ओके यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि ईच डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट फैक्टर इज ए कंट्रीब्यूटिंग जीन, एक हर एक को हम लोग कंट्रीब्यूटिंग जीन मानते हैं। और ईच रेसेसिव वन, मतलब जो भी है जितने रेसेसिव होंगे उनको हम लोग नॉन कंट्रीब्यूटिंग मानेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा हमें हमेशा ये समझ में आना चाहिए। सो द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, बताओ किस चीज के ऊपर डिपेंड है यार, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो ये है ना, जितने नंबर ऑफ एलील्स होंगे, डोमिनेंट एलील जितने होंगे उतना ज्यादा बेटा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें भी ये भी याद रखना है कि है ना, ये जो होते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स are very much affected by environment। ठीक है, देखो इस बात को समझो कि अगर आप लोग मतलब कलर के बारे में, ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बात कर रहे हो, तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग स्किन कलर, it is not only the number of genes present in you will decide your color, it is also the environment in where you are, है ना, सर्वाइविंग। एक बंदा खेत में दिन भर काम करता है धूप में, और एक बंदा बेटा एसी में बैठा रहता है ना, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इनके बीच में अगर दोनों में भी बेटा कंट्रीब्यूटिंग जीन अगर सेम है, तब भी बेटा उनके कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस आता है। ऑब्वियसली जो धूप में आएगा वो खिलेगा, उसका टैनिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली ना ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, दे कैन बी अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ऑब्वियसली बेटा उसे अफेक्ट करते हैं। राइट नाउ सी,
देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट बहुत लॉट ऑफ एग्जाम्पल। सी, so we cannot decide genotype on the basis of the phenotypic expression, है ना। तो हम लोग हमेशा जीनोटाइप को डिसाइड नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, हाँ यार यही जीनोटाइप इसका होना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस करता है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग आज जितने कलर के टाइप देखेंगे उससे भी ज्यादा बेटा स्किन के जो टोन है वो अवेलेबल है इन द पॉपुलेशन, इन द एंटायर ह्यूमन रेस। ठीक है, बट ये क्यों आते हैं, ये ज्यादा कलर्स हमें दिखाई क्यों देते हैं? ऑल्दो उतने जीन नहीं है, जीन तो बड़े कम है, उतने एक्सप्रेशन नहीं दे पाता अगर सिर्फ हम जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो उसमें एनवायरनमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आता है। देखो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर सकते हैं चीजों को, जैसे कि देखो ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स है, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। वी कैन सी द ग्रेडेशन का कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है। ग्रेडेशन बिटवीन द मैक्सिमम एक्सप्रेशन, एक होता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सपोज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, ये अगर है बेटा किसी बंदे में, तो उसमें तो हर जीन बेटा डोमिनेंट है, मतलब ये बनेगा निग्रो, कंप्लीट डार्क, ठीक है। सो ऑब्वियसली जिसको हम लोग निग्रोइड रेस कहते हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट रेशियल हियर, वी आर एक्चुअली यूजिंग द साइंटिफिक टर्म, यू नो। सो देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो बेटा मिनिमम एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। मिनिमम एक्सप्रेशन किसका होगा बेटा, ए बी बी सी सी। अब ये देखो इस बंदे में यार एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, मतलब इसमें तो मेलानिन पिगमेंट बनेगा ही नहीं, तो ये होगा अल्बिनिक। अल्बिनिक समझते हो ना, व्हाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे भी इंसान दुनिया में हैं, बट बेटा क्या ये दो ही प्रकार के इंसान है क्या दुनिया में? नहीं है, स्किन कलर के हिसाब से आप देखोगे। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट शेड्स यू कैन सी इन बिटवीन डार्केस्ट टू द, है ना, फेयरेस्ट। बेटा इस तरह से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। मतलब हम लोग चलते हैं ऑल डोमिनेंट अलील से, ऑल डोमिनेंट अलील से ले करके बेटा, है ना, यहाँ पे आते हैं ऑल रेसेसिव अलील तक हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ऑल रेसेसिव अलील तक अगर हम लोग आ जाते हैं तो बीच में जो भी कैरेक्टर मुझे मिलेंगे उनको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स या इंटरमीडिएट फॉर्म्स। अब बेटा एक चीज मैं आपको सबको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने मेंडल के वक्त बेटा ये शब्द को बार बार यूज किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यू नो, हैव यू taken the notice of this term contrasting characters, yes or no? तो बेटा मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए 7 जो कैरेक्टर लिए थे वो सारे बेटा कॉन्ट्रास्टिंग, क्योंकि उसमें दो ही कैरेक्टर थे, दो ही फेनोटाइप थे, दो ही ट्रेट थे, बराबर है एक जीन के। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मौजूद होंगे, एक होगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन, एक होगा मिनिमम एक्सप्रेशन, और उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा बेटा जस्ट, है ना, बहुत सारे इंटरमीडिएट एक्सप्रेशंस। राइट नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी स्टडी किसने की थी, ये दो फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये कौन है भाई? ठीक है, ये है भैया जे कॉलरूटर। ये भाई साहब ने टोबैको प्लांट में ये सब कुछ स्टडी किया था, ठीक है। तो क्या किया बेटा, ठीक है, उसके बाद में मतलब इसको सजेस्ट किया था, उसको एक्चुअली डिटेल्ड जो स्टडी की थी इसकी, ठीक है, इसकी जो डिटेल्ड स्टडी की थी जो हमारी PYQs में भी पूछा जाता है, तो उनका नाम था बेटा निल्सन एल, ठीक है। तो ये जो है अहले पे दहला बंदा जो था इसने ये काम किया था, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया था, देखो ही आल्सो स्टडीड द व्हीट प्लांट, ठीक है, व्हीट kernel कलर, राइट डाउन हियर, ही स्टडीड द व्हीट kernel कलर, ये वाला जो है बेटा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने पढ़ा था, ठीक है।
सो दैट्स इट, ये वाला एक कैरेक्टर इन्होंने पढ़ा था, एज वेल एज एंड ही आल्सो स्टडीड दैट इज व्हाट द टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में उन्होंने कोरोला जो होता है, ठीक है, कोरोला लेंथ जो होती है उसके ऊपर भी बेटा उन्होंने स्टडी किया था। सो ये दो कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। वैसे बहुत सारे अदर एग्जांपल्स है, आई विल जस्ट टेल हियर अदर एग्जांपल्स, ठीक है। तो बता सकते हो क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे कि देखो हम लोग जो अभी तक बोल रहे हैं वो है बेटा ह्यूमन स्किन कलर। ये कैरेक्टर है, इसमें हम लोग यूज करते हैं 3 जीन, मतलब बेटा 6 एलील होंगे, ठीक है। आई अगेन रिपीट, 3 जीन मतलब कितने एलील होंगे भाई, 6 एलील, ठीक है। नाउ वैसे ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहलाया जाता है, इसीलिए हम लोग जीन जीन यही वर्ड बोलेंगे। ह्यूमन हाइट इज आल्सो एन अदर कैरेक्टर विच इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होते बेटा 5 जीन, 5 जीन मिलकर के बेटा ह्यूमन हाइट को डिसाइड करते हैं। एंड देन है ना, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर से, मतलब अगर आप बाहर जाते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, पेड़ों पे चढ़ते हो, झूलते हो, तो फिर बेटा हाइट कम ज्यादा है ना, थोड़ा सा जो भी जेनेटिक्स जो भी डिसाइड करता है उससे भी है ना डिफरेंस आ सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर से। देखो ये एक सिंपल पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है भाई, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इट इज आल्सो एन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, इट इज एन जेनेटिक कैरेक्टर, ओके। इफ यू डोंट बिलीव इट्स ओके, ठीक है। सो 25 जीन, देखो 25 जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे जीन बेटा हमारे इंटेलिजेंस को डिसाइड करते हैं। बट देखो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल बिकम इंटेलिजेंट, दैट इज मोर you use your intelligence, that is what the way we have to understand, you know. You all have the intelligence due to your genetics, but many people don't use their intelligence in a proper way, so they don't have the intelligence to use their intelligence fully, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सेंटेंस यू कैन अप्रिशिएट लेटर ऑन। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है। तो वैसे बहुत है, मतलब इवन बेटा मीट प्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं, शेप साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स इन द मैनी प्लांट्स, तो ये सब बेटा सारे जो कैरेक्टर्स है मैं नहीं लिखूंगा ज्यादा। तो ये बहुत ह्यूमंस के कैरेक्टर याद रखो, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको ह्यूमंस के बारे में ज्यादा एग्जांपल्स, ज्यादा चीजें पूछी जाती है। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोगों ने एल्सन नेल का दिया था, नेल्सन एल का दिया था, वो था बेटा यहाँ पे कर्नेल कलर। कोई बता पाएगा कर्नेल क्या होता है? हाँ, यस, वी कैन, we can modify the gene for more intelligence, but it will modify the other person's intelligence, because your life will be over for the discovery of this. You will use your full intelligence. Yes, see, इंटेलिजेंस एक बहुत ही अलग पहलू है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक लेवल पे देखना ही नॉन इंटेलिजेंस है, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे इंटेलिजेंस होता जरूर है, ऑब्वियसली वो आता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, जिसके पास जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ जीन है वो तो है ही। बट देखो वो सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितना खाना खाते हो, मतलब आपकी नरिशमेंट जो है आपकी कैसी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड। आप अगर भूखे रहोगे ना, बहुत ज्यादा भूखे रहोगे, तो दिन ब दिन आपका ब्रेन जो है, नर्व सेल जो है, दे विल लॉस, ठीक है, दे विल बी लॉस्ट, और डेफिनेटली बेटा इफेक्ट होता है, ठीक है। आप आमतौर पे देखो बहुत से लोग जब उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस समय उनको छेड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। तो इसके ओवरऑल इम्पैक्ट होते हैं। देखो आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें दो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक आएगा कर्नेल कलर इन व्हीट का, और दूसरा है बेटा ह्यूमन स्किन कलर का, इसको याद रखना, ठीक है। अभी देखो कर्नल कलर, अच्छा कर्नल कलर क्या होता है यार, कर्नल क्या होता है, आपने व्हीट देखा होगा, सीड जिसको बोलते हैं,
ठीक है, इसको अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर जो भी सीड के अंदर जो कुछ भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, जो भी चीजें प्रेजेंट होगी, उसे हम लोग कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के गेहूं के दाने भी उठाओगे तो है ना, वो जो होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कर्नल का मतलब होता है बेटा सीड विदाउट विदाउट सीड कोट। आप सीड कोट हटा दोगे, जो दिखेगा वो है बेटा गेहूं, मतलब कर्नल। ठीक है, दैट्स इट। तो वट एवर मे बी द प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द कर्नल। उसके अलग अलग कलर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्वॉल्व है बेटा टू जीन मतलब ए बी, ये हो गया ये। ठीक है, अब ये मिनिमम है भाई, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कर्नल कलर क्या पॉसिबल है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन देखो, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब ये ए बी दिखाएगा तब होगा, है ना, तभी तो दिखेगा ना। ठीक है, सो उस समय बेटा आप लोगों को डेफिनेट वो दिखेगा। मिनिमम एक्सप्रेशन कब दिखेगा बच्चों, मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा बता दो। जब यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट होगा तब मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा। ओके, नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको बोलता हूँ दिस प्लांट इज कॉल्ड एज डार्क रेड। इसका कर्नल का कलर जो होता है बिल्कुल डार्क रेड। और ये जो है जिसको मैं बोलता हूँ ये व्हाइट है, एल्बिनिक है। ठीक है, तो ऐसे 2 सीड हो गए यार अपने पास में, करेक्ट है, ये 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका क्रॉस कर देता हूँ। देखो क्रॉस इज दैट कि डार्क रेड प्लांट है ना, कर्नल कलर वाला प्लांट with the white plant is crossed. Now you will have this is capital A, capital A, capital B, capital B, small b, small b. Now we have the rule that the law of segregation and all, we have these are the parents, and we'll get this thing that is what called as what the F1 generation. In F1 generation, we get the capital A, capital B, small b. Now the problem is this character is intermediate. This is not उसका kernel जो होगा इस plant का ना ही डार्क रेड होगा और ना ही व्हाइट होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, व्हाट विल डू, यू नो इट, है ना, विल डू द सेल्फिंग। और जैसे ही बच्चों हम लोग सेल्फिंग करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये देखो, हमें तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे यार इनके। तो ये है सेल्फिंग कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ देखो यार, आपको तो पता है ये वाली कंडीशन आप समझते हो कि अगर हमारे पास में है ना इस तरह से ये चीज है तो इसके भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, इसके भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। डन। अब ये 4 प्रकार के जो भी गैमेट बनते हैं, ठीक है, इनके डेफिनेटली बेटा कॉम्बिनेशन से विल गेट द 16 कॉम्बिनेशन, करेक्ट है ना, विल गेट द 16 कॉम्बिनेशन, बराबर है ना। 16 combination will get the 9 different type of the genotypic combinations, yes or no। बट देखो जब भी आप कॉम्बिनेशंस देखोगे तो हमें सबसे पहली चीज तो ये देखो ये टाइप मिल सकता है। we can have the 4 dominant allele। ठीक है, 4 dominant allele मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये है। वैसा हमें सिर्फ एक ही मिलता है ना, only one will get। can you see this one, I will show here, see, ये देखो कैपिटल ए बेटा हमें सिर्फ एक ही मिला है, यही तो एक मिलता है, बराबर है ना। सो इफ दिस इज द कंडीशन यू नो इट, नाउ यू हैव सॉल्व द डायहाइब्रिड क्रॉस। सो यू नो कि कैपिटल ए ये कॉम्बिनेशन सिर्फ हमें एक ही बार मिलेगा, मतलब 1 आउट ऑफ 16 प्रोबेबिलिटी है हमें डार्क रेड कर्नल कलर मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल थिंग। देखो अगर सिर्फ 3 डोमिनेंट अलील आ जाते हैं, अब 3 डोमिनेंट अलील आने की पॉसिबिलिटी बेटा जैसे कि ये है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हमको मिलते हैं, विल गेट दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशंस 4। 3 डोमिनेंट अलील होंगे ऐसी चीज हमें 4 बार मिलती है, 4 टाइम्स। यू कैन डू इट, ठीक है, आप ये कर सकते हो, करके देख सकते हो, पुनेट स्क्वायर बनाओ एंड यू विल सी। अब जब आपको बेटा सिर्फ 3 डोमिनेंट अलील मिलेंगे
तो डार्क रेड वो नहीं होगा, उसका कर्नल का लाइट रेड होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ पिगमेंट रिड्यूस हो गया। अगेन इफ वी विल डू द 3 डोमिनेंट अलील, एक और बार बेटा ये पॉसिबिलिटी है, मान लेते कैपिटल ए दिस वे, ठीक है। तो हमें ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और हमें ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे 6 ऐसे जीनोटाइप मिलेंगे जिनमें कैपिटल ए मतलब सिर्फ 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव होंगे, ठीक है। इसमें बेटा हेट्रोजाइगस कंडीशन भी आती है, जो कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी बेटा आ जाता है। तो ये सारे इंटरमीडिएट होंगे, ऑल ऑफ देम आर इंटरमीडिएट, ठीक है। देन विल गेट द वन डोमिनेंट अलील, ठीक है। वन डोमिनेंट अलील हमको कितने मिलते हैं बेटा, देखो जैसे कि ये है कैपिटल ए स्मॉल बी, इसमें एक ही डोमिनेंट अलील है, ऐसे डेफिनेटली बेटा हमको 4 जीनोटाइप मिलते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज अ वेरी लाइट रेड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, द जीरो डोमिनेंट अलील, और वो ऐसा एक ही मिलता है भाई, ठीक है। एंड दैट इज ओनली वन, सो विल गेट दिस व्हाइट कर्नेल कलर। तो बेटा आप में से बहुत से बच्चों को मैं एक सादा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 2 जीन होंगे, मतलब 4 अलील होंगे, तो कितने प्रकार के फिनोटाइप आपको देखने को मिल सकते हैं? और आपके सामने आंसर है बेटा 1 2 3 4 5, यस और नो। ये क्वेश्चन आएगा यार नीट में, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला यार, है ना, यहाँ पे मिला हम लोगों को रेशियो, द फिनोटिपिक रेशियो। मैं फिर बार बोलता हूँ, जीनोटिपिक रेशियो विल नेवर चेंज, इट विल बी द सेम, ठीक है। बट फिनोटिपिक रेशियो इज 1:4:6:4:1 का, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज द रेशियो। एंड यू नो दिस वन, ये पहला वाला और ये 2 जो है, यही 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, बाकी तो बेटा है ना बाद में बने हुए हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये सब समझ में आ गया है? पूछ लो भैया। अगर इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करते ना ये जो है, तो आप अपना पुनेट स्क्वायर बना के देखो। आई विल शो यू हियर, आई कैन शो यू हियर इन दिस ग्राफ, आई कैन शो यू हियर, सी। यहाँ पे बेटा मुझे ऐसे कितने मिलेंगे जिसमें 3 डोमिनेंट अलील होते हैं? तो देखो ये है जिसमें आपको 3 डोमिनेंट अलील देखने को मिल रहे हैं, ये है जिसमें 3 डोमिनेंट अलील देखने को मिल रहे हैं, ये है जिसमें 3 डोमिनेंट अलील देखने को मिल रहे हैं, ये है। तो बेटा ऐसे 4 ही मुझे मिलते हैं, 4 मैं उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये है, ये है, ये है और ये है। तो बेटा ये 4 है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट ऐसे 4 है जिनमें 3 डोमिनेंट अलील आते हैं, यस और नो? पक्का है ना? तो अगर बेटा ये सब सही है तो ऑब्वियसली बेटा मैं यहाँ पे आना चाहूंगा, यहाँ पे ओके ओके ओके, यहाँ पे आता हूँ, यस यस यस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को फिनोटिपिक रेशियो मिला है 1:4:6:4:1। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वैसा ही जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलता रहेगा, बिकॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ ट्रू, ठीक है, फॉर दी ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया कर्नेल कलर वाला हिसाब। अब हम लोग ह्यूमन स्किन वाला एग्जांपल लेते हैं। ओ माय गॉड, ये ठीक है। नाउ सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार, इसको स्टडी किया था किसने, ठीक है, स्टडीड बाय डेवनपोर्ट। तो डेवनपोर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, मतलब 2 लोग थे, एक का नाम डेवनपोर्ट था, दूसरे का नाम भी डेवनपोर्ट ही था। तो डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट ऐसा भी लिखते हैं, बट अगर आप सिर्फ डेवनपोर्ट भी लिखो तो चलेगा, इन डिटेल। तो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी किया था। देखो मैंने अभी भी बताया था कि इसमें 3 जीन होते हैं, मतलब आपको डेफिनेटली बेटा देखने को मिला 6 कंट्रीब्यूटिंग अलील्स, ठीक है, 6 कंट्रीब्यूटिंग अलील, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे
कंट्रीब्यूशन तभी करेंगे जब वो डोमिनेंट होते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे अगेन अगर मैं लिखता हूँ बच्चों, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा, whenever is the maximum expression, मैक्सिमम एक्सप्रेशन तब होगा जब हम लोग ऐसा देखते हैं। ठीक है, मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा, मिनिमम एक्सप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों तब होगा जब हम लोगों को जीनोटाइप ऐसे देखने को मिलता है। तो ये दो जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे, तभी बच्चों हमें नोटिस करने को मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्रेशन। जब देखो यहाँ पे ऑल डोमिनेंट अलील आर प्रेजेंट और यहाँ बेटा ऑल रिसेसिव अलील आर प्रेजेंट कंट्रीब्यूटिंग, और बीच में जो कुछ भी कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ऐसा करा दिया, ठीक है, एकदम डार्क ब्लैक पर्सन है, ठीक है, उसकी शादी एकदम वाइट है ना पर्सन के साथ करा दी। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा जो डार्क पर्सन है उसका जीनोटाइप है दिस वन, और वाइट पर्सन जो है वो है बेटा दिस वन। ठीक है, सो नाउ है ना, आइदर वे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, सो देखो ये कॉम्बिनेशन अगर ये चीज हमें देखने को मिलती है राइट नाउ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चैट सेक्शन में देख लेता हूँ कुछ तो लिखा जा रहा है। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। होगा क्या यार, आपको तो पता है जब भी ऐसा होगा तो पहले तो इंटरमीडिएट वाला आएगा। अब आप जानते हो F1 जनरेशन हमेशा होगा हाइब्रिड, सो विल गेट द F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन ऑब्वियसली बेटा इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट मतलब इंडियन जैसा सावला। ठीक है, तो ये सावले लोग होंगे, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट को, देखो इंटरमीडिएट को या तो हम लोग ब्राउन कहते हैं, या तो देखो सादी भाषा में इनको हम लोग बोलते हैं मुलेटो, दे आर कॉल्ड एज वी ऑल, हम लोगों को बेटा हम लोग मुलेटो आते हैं। जैसे कि देखो निग्रॉइड्स, निग्रॉइड जो है एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, मुलेटो एक काउकेशियंस मतलब व्हाइट, काउकेशियंस मतलब व्हाइट। ठीक है, व्हाइट जो यूरोपियन लोग हैं वो काउकेशियंस है, अफ्रीकन्स जो एकदम ब्लैक होते हैं वो निग्रॉइड है, हम लोग मुलेटो में आते हैं, मुलेटो ना सावले लोग। सो देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कराते हैं कि सेल्फिंग, मतलब देखो सेल्फिंग तो होगा नहीं यार, हम लोग ऐसे लोग ढूंढ लेंगे है ना जो है ना इंटरमीडिएट है, पता लगा लेंगे कैसे तो भी, और हम मान लेते हैं एक्चुअली ये क्रॉसेस होते नहीं है, हम लोग पेन पेपर पे करते हैं। सो सपोज इफ वी कंसिडर दिस वन, वी हैव क्रॉस्ड अ मेल with this intermediate character with a female human being। ठीक है, सो नाउ दिस इज व्हाट द थिंग वी कैन अज्यूम हियर। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कितने टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, 8 टाइप, इसके कितने टाइप ऑफ गैमेट, 8 टाइप। so you will get the 8 different types of the gametes, and you all know that ये बेटा जैसे ही 8 टाइप गैमेट बनते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 64 कॉम्बिनेशन, करेक्ट है। Okay, now this is what the simplest thing, but what happens, what should be the result? Result is very simple, you know, you don't have to draw the Punnett square. There is a single possibility, possibility क्या है बेटा कि 6 डोमिनेंट अलील मिलते हैं। ठीक है, 6 डोमिनेंट अलील आने की चांस बस एक ही होता है, मतलब सारे डोमिनेंट हो उसका चांस हमेशा एक ही होगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा एकदम है ना डार्क ब्लैक पर्सन, ये प्रोबेबिलिटी है 1/64, समझ रहे हो, 1/64 is the probability of getting a dark black person। Then again देखो यहाँ पे हो सकता है 5 कंट्रीब्यूटिंग जीन हो, मतलब 5 डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी के ऐसे 6 हमें मिल सकते हैं कॉम्बिनेशन जीनोटाइप आउट ऑफ 64, जिनमें 5 बेटा डोमिनेंट अलील्स होंगे। तो वो होते हैं बेटा वेरी डार्क ब्राउन, उनको हम लोग बोलते हैं वेरी डार्क ब्राउन। देन द 4 डोमिनेंट एलील वाली चीज आ जाएगी।
अब ये कितने पॉसिबल है, तो बेटा 15 जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको 4 डोमिनेंट एलील देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वेरी, उनको हम लोग कहते हैं डार्क ब्राउन, ठीक है। देन द 3 डोमिनेंट एलील वाला कॉम्बिनेशन आएगा, ऐसे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन जिनमें 3 डोमिनेंट होंगे, ऐसे आपको 20 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। अब इनको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को देखोगे तो आपको है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे अलग अलग मतलब मुलाटो ही होते हैं, सावली होते हैं, बट थोड़े से वेरिएशंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं इफ यू सी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी उतने पॉसिबल है, इंटरमीडिएट द ब्राउन, ऐसे बेटा ऐसे देखो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलेंगे। सी टू डोमिनेंट एलील, तो 2 डोमिनेंट एलील बेटा 15 होंगे। नाउ यू नो द रेशियो, ठीक है। अब आपको रेशियो पता है, लाइट ब्राउन बोलेंगे इनको हम लोग, ठीक है। देन द 1 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 6 आएगा। ये होंगे बेटा वेरी लाइट ब्राउन, ठीक है। और लास्ट है बेटा 0 डोमिनेंट एलील, ठीक है। 1, एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जिनको हम लोग व्हाइट और अल्बिनो बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बेटा कभी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप पढ़ रहे होंगे तो कितने आपको फिनोटाइप मिल सकते हैं, अगर 3 जीन हो या 6 कंट्रीब्यूटिंग अलील हो। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा फार्मूला बताओ, तो फार्मूला बड़ा आसान है, नंबर ऑफ फिनोटाइप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अलील्स प्लस 1। करेक्ट है क्या? यस, या तो 2n+1, माइनस नहीं यार, प्लस। सो 2n+1 होगा बराबर, यस और नो, है कि नहीं? मतलब देखो, अगर 3 डोमिनेंट जीन है, 3 जीन का कंट्रीब्यूशन है, तो बेटा आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे, फिनोटाइप मिलेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है। तो यहाँ रेशियो क्या आया बच्चे? फिनोटिपिक रेशियो ऑब्वियसली बेटा 1:6:15:20:15:6:1, सिंपल, ठीक है। तो ये है, और हमें तो ये पता है, मैंने आपको इवन बेटा पहले क्लास में वेरिएशंस में ये एग्जांपल दिया था। इसका बेल शेप्ड कर्व आता है ऐसा, ठीक है। मतलब आपको 1:6:15:20:15:1। तो ये जो 20 है, ये है मीन कैरेक्टर, और इसके आजू बाजू में आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसमें ऑलवेज इट्स यू विल गेट द बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। आप हाइट का बना लो, आप किसी भी चीज को आप अरेंज करो पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लिख दूं, ऑब्वियसली टोटल पॉसिबल फिनोटाइप इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इन F2 जनरेशन में ये लागू पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा ओनली F2 जनरेशन के लिए लागू पड़ेगा, वेयर n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ जीन, ठीक है। आप अगर जितने भी जीन लो, मतलब आप इमेजिन करो हाइट का कैरेक्टर कितना होगा, हाइट के लिए कितने जीन लिखे मैंने, 5 जीन, है ना, 5 जीन। तो 5 जीन लिए तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? इंटेलिजेंस के लिए याद करो, इंटेलिजेंस के लिए मैंने 25 जीन के लिए लिखा है, 25 जीन, तो यार है ना। तो आप इमेजिन करो ह्यूमन इंटेलिजेंस के कितने फिनोटाइप होंगे, है ना। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इतनी बेटा वेरिएशन है, इतने झगड़े हैं लोगों के, क्योंकि इंटेलिजेंस में फर्क है, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बेटा,
यहाँ एक फॉर्मूला मैं बता रहे जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील, मैं इसको लिखता हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकूं। ठीक है, देखो ये जो होता है यहाँ पे हम लोगों को समझना है कैसे आप कैलकुलेट करोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। तो यहाँ आंसर लिखना होता है, देखो मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। Now how to use this formula that I will teach you. देखो फॉर्मूला पहले है कि अगर आपको हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है ये पता लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, है ना। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला है मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। मैक्सिमम एक्सप्रेशन मतलब ऑल डोमिनेंट, मिनिमम एक्सप्रेशन मतलब ऑल रिसेसिव का, ठीक है, कैरेक्टर। यही हमें समझ में आना चाहिए। नाउ सपोज, ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से याद रखना। ठीक है, बाद में वो एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आता है कंट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल से आएगा ये समझ में, है ना। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, ऑलवेज starts after minimum expression. Okay, now it's very simple. Let's have an example. Okay, बड़ी ध्यान से दिल लगा के समझ लेना, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे हो जाएगा you will know what I am talking about. देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। If a plant is homozygous for A B gene, हो गया, have 40 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, while minimum height of plant is 20 सेंटीमीटर। देखो मिनिमम हाइट प्लांट की 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैक्सिमम बेटा वो एक्सप्रेस कर पाता है 40 सेंटीमीटर इतनी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो कैलकुलेट करो बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हर एक जीन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये, और दूसरा हम लोगों को ये भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हाइट of genotypes, for example of capital A, small a, capital B, small b. Okay, change this. Okay, या तो ओके इसका कैलकुलेट करके बताओ हाइट कितना होगा, या अगर ऐसा जीनोटाइप होगा तो हाइट कितना होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमें देखो डेफिनेटली बेटा आंसर तो बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपको जैसे बताया कि जब ए बी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे उन्होंने ए बी जीन लिखा हुआ है ना। अगर 40 सेंटीमीटर मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, क्या बेटा 40 सेंटीमीटर इज अ मैक्सिमम एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर जीनोटाइप है प्लांट का तो उसकी हाइट बेटा 40 सेंटीमीटर है। सबको समझ में आया क्या? आसान है ना। मैक्सिमम एक्सप्रेशन तभी होगा ना जब ऑल डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे।
तो बेटा मैक्सिमम एक्सप्रेशन दिया गया है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस यहाँ पे मुझे ये तो मुझे समझ में आ गया। नाउ ये भी मुझे समझ में आ गया कि अगर 20 सेंटीमीटर हाइट दी गई है जो कि बच्चों मिनिमम एक्सप्रेशन है, तो बेटा कब होगा ये, जब स्मॉल बी होता है उस वक्त बेटा वो, है ना। अब उन्होंने ए बी लिखा है, मतलब मैं दो ही जीन लूंगा, ए और बी, ठीक है, ज्यादा सी डी नहीं लूंगा क्योंकि दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब आपको तो पता है यार, मैंने अभी आपको बताया कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सप्रेशन दैट इज 40, ठीक है, माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन दैट इज 20, अब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ अलील। नंबर ऑफ अलील कितने भाई, 1 2 3 4, है ना, ज्यादा से 4 अलील है ना, तो दैट इज व्हाट द 4, करेक्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग अलील का नंबर 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है बेटा, डेफिनेटली यू नो द आंसर, है ना। यहाँ पे आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, सो इट्स 5 सेंटीमीटर। हर एक जीन का कंट्रीब्यूशन बेटा 5 सेंटीमीटर है। एवरीवन इज क्लियर, गॉट इट और नॉट? यस। आसान है, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। नाउ वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करना चाहता है, और एक्सटेंड करने के बाद क्या पूछना चाहता है, पूछना चाहता है भैया इसकी हाइट कितनी है बताओ, कैपिटल ए और इसकी। तो देखो यार, किसी भी प्लांट की हाइट मिनिमम, मतलब ये जो जिसका एग्जाम्पल दिया है, उसकी मिनिमम हाइट बेटा 20 सेंटीमीटर से कम हो ही नहीं सकती। एग्री, एग्री कि नहीं बताओ, मिनिमम हाइट कितनी होगी बच्चों? अरे मिनिमम हाइट कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी ना। अगर एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है तब भी उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होगी, बराबर है। तो इसका मतलब जितनी भी हाइट बेटा डोमिनेंट अलील आती है वो तो आफ्टर एडिशन होगी, आफ्टर 20 सेंटीमीटर एडिशन होगी। सो आई विल राइट डाउन द 20 प्लस, है ना, 5 into 3 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो है ना, जो कुछ भी मैंने लिखा है कौन कौन समझ पाएगा, बताओ। ये है बेटा मिनिमम हाइट, मिनिमम एक्सप्रेशन, प्लस ये है बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ अलील्स इन द जीनोटाइप 1 2 3, करेक्ट है। फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया बच्चों, है ना। ये क्या है बच्चों, मिनिमम एक्सप्रेशन, प्लस ये क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच डोमिनेंट एलील, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा, है ना, ये जो जीनोटाइप दिया है, गिवन जीनोटाइप, उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जीनोटाइप। अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हो तो क्या आप मुझे इनका जवाब दे पाओगे फिर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी हाइट कितनी होगी, या तो ये वाला इसकी हाइट कितनी होगी, कैपिटल ए इसकी हाइट कितनी होगी। देखो ऑब्वियसली बेटा इसकी हाइट 20 प्लस 5 तो होगा ही, क्योंकि 5 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, 20 मिनिमम होगी होगी। यहाँ पे देख लो 1 और 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे देखो 20 प्लस 5 इंटू 1, डन। आ गया क्या रे सबको आंसर? अरे यस मेरे सर। पार, है ना, आसान है भाई, ठीक है। तो इसका होगा हाइट 30 सेंटीमीटर, इसका होगा 25 सेंटीमीटर, डन। So this way we can calculate, and if we can calculate this way, I can give another problem to you that you can solve right now. Question ये देखो, a tri-hybrid plant produces tomatoes of 80 gram weight, while the minimum weight, while the minimum weight of
The tomato is 20 gram. Then find, okay, number 1, contribution of each dominant allele. And then second, maximum weight of tomato. थोड़ा सा ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ही, बाकी तो आप समझ जाओगे. एंड थर्ड वन, कैलकुलेट द वेट of tomato of capital A, small a, capital B, capital B, capital C, capital C, capital A, small a, capital B, small b, capital C, and small a, capital B, small b, capital. Okay, start. बताओ आंसर बोलो, क्वेश्चन आपके सामने. थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, ज्यादा नहीं. यहाँ पे बस ये एक चीज आपको समझ में आ गई तो आपको आंसर आता है. वो क्या है कि उन्होंने जो दिया है वो है ट्राई हाइब्रिड, यू नो, बस यही. बस उन्होंने क्या दिया है बच्चों, ट्राई हाइब्रिड दिया है. अभी देखो ट्राई हाइब्रिड दिया है मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा. ट्राई हाइब्रिड का आपको मैंने बता के रखा है पहले ही, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. तो उन्होंने दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी. इसका वेट आ रहा है बेटा 80. ठीक है, 80 ग्राम टोमेटोज वाले फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है भाई ये, है ना. तो मिनिमम एक्सप्रेशन दिया है, ये तो हो गया एक्चुअली इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन. करेक्ट है क्या रे, है ना. तो उन्होंने मिनिमम एक्सप्रेशन भी दिया है, दैट इज अ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी इज गिवन एज अ 20 ग्राम. ये मिनिमम है. थोड़ा सा आपको फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा. फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा मतलब नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय, अभी 6 करोगे ना तो 6 नहीं करना है 3 करना है, क्योंकि देखो शुरुआत आपने इंटरमीडिएट से की है इसीलिए आपको 3 ही एलील लेने हैं. ठीक है, अगर आपको उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्रेशन दिया होता तो आप करते मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 6. क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट दिया है तो आप करोगे इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाय मिनिमम इज डिवाइडेड, है ना, सॉरी, इंटरमीडिएट माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 3. तो आपको कुछ समझ में आया. जब इंटरमीडिएट दिया तो आधे अलील ले लो भैया, पूरे नहीं लेने हैं. तो आपका आंसर आ जाएगा पहले का, डेफिनेटली बेटा पहले का आंसर आ जाएगा. बोलो, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है. ठीक है, जिनको नहीं आता था उनको ही मैंने एक्सप्लेन किया है. तो बताओ, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें समझ में आता है कि contribution of each dominant allele is equal to intermediate 80 minus 20 divided by 3. तो obviously it is a 60 divided by 3. तो कंट्रीब्यूशन हर एक का 20 ग्राम होगा. दैट्स इट. तो इसका मतलब बच्चों कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका कितना होगा भाई, ये तो कोई भी बता सकता है. अगर ये 80 ग्राम है इंटरमीडिएट तो उसका कैलकुलेट भी करने की वैसे जरूरत नहीं है क्या, फिर भी हम लोग लिखते हैं. ठीक है, मिनिमम होगा 20 प्लस. ठीक है, ये एक्सप्रेशन ईच का कंट्रीब्यूशन 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6. बोलो आंसर क्या होगा. आंसर शुड बी 140 ग्राम. आ गया बेटा सबका ये, अरे सबको समझ में आया. यस सर. बहुत बढ़िया. अब तो बाकी जो तीनों जो है, बाकी तीसरे का एग्जाम्पल आप बता सकते हो. चलो इसका क्या आएगा रे, ये क्या था,
इसका क्या आ जाएगा 20 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, यही है ना, देखो हाँ। सो 20 + 20 इंटू 1 2 3 4 और क्या दिया है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 20 + 20 इंटू 1 and 2, दैट्स इट। ठीक है, अब आप कर सकते हो, आंसर्स भी आप लोग लिख सकते हो। पक्का बेटा, आ गया क्या रे सबको? किसी को Yes. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। ठीक है, तो चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखो रे सब लोग, आराम से बताओ। इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, राइट डाउन, हाँ, इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस in a tri-hybrid cross, A B gene are codominant. A B gene are codominant. And B C gene are incompletely dominant. B C gene are incompletely dominant. B C gene are incompletely dominant. Full stop. So what will be the phenotypic ratio in F2 generation? Then what will be the phenotypic ratio in F2 generation? ठीक है, मैं आपको बता दूं ए बी जीन जो है वो कोडोमिनेंट है टू ईच अदर, और बी सी जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। तो ये हो सकता है क्या, ये पहली बात तो बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर बताओ। मतलब आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी मुझे समझ में आ जाती है। क्वेश्चन सबने लिखा गया, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? बोलो आंसर। क्वेश्चन लिखा, मैं एक रिपीट करूं बेटा सबको? क्वेश्चन बड़ा Yes, ही sir. सिंपल है। इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ए बी जीन इज कोडोमिनेंट, ए बी जीन्स आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर and BC gene are incompletely dominant to each other. So what should be the phenotypic ratio in F2 generation? So what should be your answer? मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि ऑप्शन देने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। Sir, please. यही, क्या बोलो? वापस रिपीट करो ना सर प्लीज। रिपीट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। देखो, इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ए बी जीन आर कोडोमिनेंट टू each other and BC gene are incomplete dominant to each other. What should be the phenotypic ratio in F2 generation? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों बताओ, कौन बताएगा? बिकॉज सर ये जो आपने बताया ना, कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दो जीन के बीच में नहीं होता, ये एक ही जीन के दो अलील के बीच का कंट्रीब्यूशन है। बात क्लियर है ना?
कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दीज आर द एलिलिक इंटरेक्शन, नॉट द जेनिक इंटरेक्शन। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर ये क्वेश्चन गलत है। आपको समझ में आती बात प्यारे बच्चों? अरे बच्चों समझ में आती भी है मैंने क्या बोला? नाउ सपोज आई विल मेक द क्वेश्चन लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड राइट, है ना? मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ए बी, ये जो दो है जीन, they are showing the complementary interaction. AB showing the complementary interaction. Complementary interaction. ठीक है? पक्का? And C is following the complete dominance. अब बताओ इसका what should be the phenotypic expression और what should be the phenotype, phenotypic ratio? ये क्वेश्चन में लिख सकता हूँ। I will write down the question. देखो, है ना? ऐसे बीच में एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्या है? इन ए happened here. So, in a tri-hybrid cross, ये ट्राई हाइब्रिड लिखा है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, पता नहीं वहां पे क्यों नहीं लिख रहा था। इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ए बी showing complementary interaction and C showing the incomplete dominance. ठीक है? What will be the phenotypic ratio F2 generation? चलो बोलो कौन जवाब दे सकता है? आंसर बहुत जल्दी आता है, विद इन अ मिनट आता है। बताओ। Anyone can show, anyone can tell me the result. Yes बच्चों बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हमने माना कि देखो ये वाला अगर क्रॉस है, हम लोग करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब देखो ये क्रॉस है यार, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी का। ठीक है? तो ट्राई हाइब्रिड का तभी आ जाएगा जब पेरेंट जो है दोनों एक जैसे होंगे। और यहाँ पे देख लो ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये है ना, बहुत आसान है। देखो इनके बारे में अगर आप लोग सोचो तो ये तो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन करते हैं, तो इनका तो कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा नहीं। इनका जो भी क्रॉस का रेशियो आएगा वो 9:7 आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन करते हैं। और इसका जो भी रेशियो आता है बेटा वो आता है 1:2:1 आएगा। ठीक है? मतलब इसके साथ में जब भी ये क्रॉस करेगा और ये इसके साथ में क्रॉस करेगा, तो हमारा रिजल्ट तो यही है, 9:7 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1 एंड वी गेट द आंसर। बोलो तो अभी आंसर क्या होगा? किसी एक ने मुझे दिखाया है, देखता हूँ क्या है। बिल्कुल है ना? यहाँ पे यही आंसर आना चाहिए।
करेक्ट है, दैट्स इट। 9:18:2, ठीक है, 9:7:14:7। अगर आपको ये आ गया है तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। मैंने जो पहले क्वेश्चन बताया था वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जब ए बी बोला है, दो जीन के बीच का कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ही जीन का है, एलिलिक। करेक्ट, सबको आ गया? आंखें खुली है सबकी एकदम? कोई प्रॉब्लम है? पूछ लो भाई, है क्यों, है ना? तो देखो, ये तो नॉर्मल पॉइंट है यार, बहुत ही नॉर्मल इशू है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। राइट नाउ हम लोग अब थोड़ा सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने सॉल्व किया, बीच में मैंने बेटा फिलर दिया यहाँ पे। अभी एक और अलग प्रकार का इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं। अलग प्रकार का इंटरेक्शन है बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बारे में मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के वक्त बताया था, है ना? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है यार, इसी को मैंने मैटरनल इनहेरिटेंस, ये भी फंडा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसको बहुत से लोग ये भी बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ही यही है ना कि न्यूक्लियस में नहीं है ये जीन, है ना? या तो और मैटरनल इनहेरिटेंस इसको हम लोग कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। सो देखो, ये बहुत आसान है यार। इसमें होता ही क्या है, इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर्स whose genes are present in cytoplasm of the cell, ठीक है। सो डेफिनेटली बेटा genes are present in cytoplasm, not in nucleus, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था भाई इसको? इट इज डिस्कवर्ड बाय अगेन, बताया था, याद होगा तो, है ना? कार्ल कोरेंस ने डिस्कवर किया था। कौन से प्लांट में डिस्कवर किया था? मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, इसमें बेटा उसने डिस्कवर किया था, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर लिया था? कैरेक्टर लिया था बेटा लीफ, या तो ब्रांच कलर, ठीक है। तो ये वाला है साइटोप्लाज्मिक। मजेदार बात है यार ये तो, कि देखो जीन जीन हम लोग इतना देर से चिल्ला रहे हैं, बट है ना, ये है सेल, हमने बना लिया, दिस इज अ सेल। नाउ इस सेल के अंदर यहाँ पे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों साइटोप्लाज्म। अब प्रॉब्लम है कि यार साइटोप्लाज्म में किधर डीएनए है भाई? तो यस, साइटोप्लाज्म में डीएनए है। साइटोप्लाज्म में डीएनए है तो बेटा डीएनए के ऊपर जीन है, और डेफिनेटली बेटा अगर जीन प्रेजेंट है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोजीन। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोजीन, सिंपल। कोई पूछे और साइटोजीन क्या है? साइटोजीन साइटोप्लाज्म में जीन है सर, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द प्लाज्मोजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लाज्मो, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, प्लाज्मोजीन, ठीक है। बहुत कम होते हैं, एक दो ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बट है तो, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो ये डीएनए कहाँ पाया जाता है भाई? साइटोप्लाज्म में तो ऐसे घूमते रहते हैं क्या? नहीं, ठीक है। दे आर फाउंड इन सेल ऑर्गेनल, ठीक है। दे आर फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल। कौन से सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है? ठीक है, देखो पाया जाता है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में, या तो बेटा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दो ऑर्गेनल है जिनके अंदर बेटा ये जीन पाए जाते हैं। देखो अगर न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में अगर हम न्यूक्लियस का डी, ये न्यूक्लियस में जो भी डीएनए प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली डीएनए जो जिनके ऊपर जीन प्रेजेंट होंगे इनको हम लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कैरियोजिन। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द कैरियोजिन, ठीक है। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, तो साइटोजिन, कैरियोजिन टर्म तो समझ में आती है आपको, बराबर है? नॉर्मल है ना भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? इजी है ये।
न्यूक्लियस का जीन कैरियोजिन, साइटोप्लाज्म का जीन साइटोजिन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो जितने भी ज्यादा से ज्यादा जीन होते हैं वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इट्स सिंपल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने एक डायग्राम बनाई थी किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि है ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यहाँ पे मैं सीधा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस विल शो डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, जब क्या होगा बेटा, जब क्या होगा, जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा, ऑल द साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर, है ना, ऑलवेज शोज द मैटरनल इनहेरिटेंस, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना, ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल। बराबर है, ये कभी भी पैटर्नल इनहेरिटेंस शो ही नहीं कर सकता, ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल। मतलब अगर कैरेक्टर में मदर के साइटोप्लाज्म में है तो बेटा वो, है ना, बच्चों में मतलब जायगोट में आ सकता है। ठीक है, दैट्स इट, वी आर, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का? ठीक है, देखो अब देखो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। व्हेनेवर वी सी द टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना, क्या क्या टाइप है भाई साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के। देखो एक तो मैंने जैसे बताया ये हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। ऑर्गेन, एक एक को अच्छे से समझेंगे। हाँ, पहले तो लेते हैं, सबसे पहला है ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग मानते हैं ये है एक हेडिंग अपना। ठीक है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा लाइन वाइन बना देते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि यार हम लोग बहुत बड़े पॉइंट को समझने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, सो नंबर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी ये क्या से आएगा भाई, सिंपली, है ना, दे, दैट इज एक्चुअली, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये सही मायने में साइटोप्लाज्म के अंदर के जीन है। ठीक है, ऑब्वियसली इसको डिस्कवर कोरेंस ने किया था, है ना। देखो ये क्यों होता है, ऑब्वियसली बेटा, है ना, जीन्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये बार बार हम लोग लिख रहे हैं तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजों में है, दो बातों में हमें ये समझ में आता है, बिल्कुल सही बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो जो भी लीफ ब्रांच कलर था बेटा, आप थोड़ा ध्यान से, कोरेंस के बारे में मैंने अभी बात बताई थी, कोरेंस ने हमें है ना चीज बताई थी, वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब ही यहाँ पे है बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था लीफ और ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, तो मिराबिलिस प्लांट में जो लीफ और ब्रांच कलर वाला जो एग्जाम्पल है वो प्लास्टिड का है। क्लोरोप्लास्ट के जीन जो होते हैं वो होते हैं, या तो बच्चों एल्बिनिज्म इन प्लांट, एल्बिनिज्म इन प्लांट, प्लांट में भी कभी कभी एल्बिनिज्म, बिल्कुल व्हाइट लीफ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो इनहेरिटेंस है बेटा, एल्बिनिज्म इन प्लांट और ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, ये सारे जो है बेटा, डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, अगर मिराबिलिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल इसका अगर हम लोग डिटेल में लेते हैं, ठीक है, मिराबिलिस का, क्योंकि हमें समझना है, बहुत आसान है। देखो मिराबिलिस के एग्जांपल ले तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ कलर देखने को मिलेंगे।
3 टाइप्स ऑफ कलर। मिराबिलिस में आपको 3 अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइप है देखो, वन इज अ ग्रीन, यू कैन सी द ग्रीन कलर, यू कैन सी द पेल, ठीक है, एंड अनदर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब होता है पैचेस होते हैं, ठीक है, वेरीगेटेड। तो यू विल सी द 3 डिफरेंट पैटर्न्स, या तो वो ग्रीन होगा लीफ, या तो पेल कलर का होगा मतलब येलोविश, या तो वेरीगेटेड होगा मतलब पैचेस होंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। और सब में फ्लावर्स आते हैं यार, ठीक है, चाहे वो ग्रीन लीफ हो, चाहे पेल हो, वेरीगेटेड हो, फ्लावर्स सब में आते हैं। तो भाई साहब ने क्या किया, कोरेंस ने, ठीक है, सी, अगर हमने ग्रीन प्लांट लिया है, ग्रीन फीमेल फ्लावर, ठीक है, क्रॉस्ड विद अ ग्रीन ग्रीन मेल, है ना, तो ये ग्रीन मेल फीमेल ऐसे उन्होंने क्रॉस किया, तो पता है रिजल्ट आया, सारे प्लांट ग्रीन ही आए, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। अब इससे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, नथिंग यू कैन गेट। बट हमने क्या किया, ठीक है, व्हाट वी हैव डन, सी, है ना, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है, देखो, अगर पेल कलर है, पेल मेल क्रॉस्ड विथ ग्रीन कलर्ड फीमेल, तब भी बेटा ग्रीन ही आ रहे प्लांट। अगेन वेरीगेटेड, बेटा वेरीगेटेड प्लांट है, मेल को क्रॉस्ड विद द ग्रीन, तो अगेन बेटा प्लांट ग्रीन ही आ रहा है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ग्रीन कैरेक्टर फीमेल में है तो बेटा जो आने वाली जनरेशन है उसमें ग्रीन ही हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द थिंग्स। व्हाट आई विल डू द ग्रीन हियर मेल लिया हम लोगों ने, और फीमेल पेल कलर के लीफ है, तो ऑब्वियसली बेटा अगेन देखो, ये देखो पेल है। Again, suppose if I will take the pale male, the pale female, the बच्चे pale, that's it. ठीक है, again if you do that, when the variegated male and pale female, तो बच्चे pale, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जैसी माँ है वैसे बच्चे है भाई, ठीक है, यही है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। या तो मतलब आप वेरीगेटेड लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन क्रॉस्ड विद द वेरीगेटेड। अब वेरीगेटेड में क्या होता है, 3 प्रकार के पैचेस होते हैं, कहीं कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे, तो ऐसा पॉसिबल है। तो क्या होता है, जो बच्चे आते हैं मतलब ऑफस्प्रिंग आते हैं, उनमें या तो बेटा ग्रीन होगा, या तो वो पेल हो गए, या तो बेटा वो वेरीगेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि मदर के जो साइटोप्लाज्म में जो जीन है उसमें वेरीगेटेड है, मतलब उसमें ग्रीन आने की भी पॉसिबिलिटी है, पेल आने की, क्योंकि जीन तो फीमेल के इसमें है ना, वेरीगेटेड है, क्लोरोप्लास्ट में है, साइटोप्लाज्म में है। तो जब भी आप वेरीगेटेड लोगे तो ऑफस्प्रिंग्स में ग्रीन, पेल या वेरीगेटेड कुछ भी आ सकता है, तो इससे ये साबित हो गया बेटा। तो क्या है बेटा, क्या पॉइंट आया यहाँ पे, कलर, कलर इन दी, color in the offsprings, color in the offsprings are due to presence of plastids, ठीक है। तो जहां जैसा प्लास्टिड मौजूद होगा फीमेल की तरफ से आएगा, वैसा ही बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलेगा। तो ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट है, पेल भी ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और डेफिनेटली वेरीगेटेड आया तो दोनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड का मतलब ही होता है डीएनए, है ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यू नो, इसको कैसे लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को, इट इज रिटन एज लाइक दिस, ctDNA, यू नो, है ना, दिस इज व्हाट द वे, है ना, cDNA नहीं लिखते हैं, ctDNA और cpDNA ऐसे लिखते हैं, या तो इसको बोलते हैं प्लास्टिडोम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है बच्चों, उसे कहते हैं प्लास्टिडोम। अब ये सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो प्लास्टिडोम ये शब्द आता है, जैसे जीनोम हम लोग बोलते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, वो डीएनए अगर जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग प्लास्टिडोम कहते हैं। तो प्लास्टिडोम मतलब क्लोरोप्लास्ट का ही डीएनए ट्रांसफर होगा फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग, यस और नो, ठीक है। तो ये है बढ़िया एक एग्जाम्पल बच्चों, कोरेंस ने जो मिराबिलिस प्लांट में
पढ़ा है। दैट्स इट। बताओ क्या बोलना चाहते थे, कोई कुछ पूछना चाहता था? सर ग्रीन क्रॉस वेरीगेटेड वाला समझाओ ना वापस। ग्रीन क्रॉस वेरी, देखो वेरीगेटेड का मतलब ही ये है कि वो जो फीमेल है उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना है। अभी इसको क्या होता है, किसी भी एक सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? क्यों बच्चों? नो सर। नहीं। तो अगर एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो होता क्या है, किसी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन वाला डीएनए है, किसी दूसरे क्लोरोप्लास्ट में बेटा पेल कलर वाला डीएनए है। अगर ऐसा रहा तो साइटोप्लाज्म में भी तो वो सब चले जाएंगे, वो सारे क्लोरोप्लास्ट चले जाएंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि वो अगर ग्रीन वाले ज्यादा ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा। पेल वाले ज्यादा ना एक्यूमुलेट हो गए तो पेल हो जाएगा। या तो बेटा दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस होना शुरू हो गए, दोनों नंबर में इक्वल चले गए, तो बेटा वो वेरीगेटेड होगा। बट वो जाएगा फीमेल से ही ना, मेल से तो जाएगा नहीं। आर यू श्योर? यस। यस, है ना। तो देखो यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है। अब ये था बेटा एक टाइप, एक ही सिंगल टाइप मैंने बताया, कौन सा था? ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग ट्रू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि एल्बिनिज्म वाला भी मैंने जो एग्जांपल आपको बताया वो भी है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। मेल प्लांट में भी जो होता है ना, है ना, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दैट्स इट, वी हैव टू। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एक और चीज है, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटर्मिनेशन। यार ये थोड़ा अलग प्रकार का इनहेरिटेंस है, मैटरनल जैसा लगता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, बट ये वेरी रेयर है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। इट्स वेरी रेयर। तो हम लोगों को कोई बोलते हैं ना, मतलब प्रवचन वगैरह आप सुनोगे, लोगों की है ना बातें सुनोगे, तो आप जो कर रहे हो ना, आपका जो कर्म है अभी जो है ना, आप जो अभी कर रहे हो उसका फल आपको कभी ना कभी तो है ना भुगतना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। ठीक है। तो ये चीज है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज प्री डिटर्मिनेशन? हो सकता है कि इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको अगले जन्म में मिलेंगे, है ना। सो लेट्स सी हाउ इट इज, है ना। अभी देखो, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो जीन है ना बच्चों, ये साइटोप्लाज्मिक है नहीं। इन दिस टाइप ऑफ द मैटरनल इनहेरिटेंस नो साइटोजीन्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज व्हाट द पॉइंट, नो साइटोजीन्स। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वॉल्व कौन होंगे? ठीक है, यहाँ पे जो होगा बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से यहाँ पे नोटिस करना है। द कैरेक्टर्स आर ड्यू टू न्यूक्लियर जीन। अब यार ये तो अजबी टाइप हो गया, मतलब सर ये क्या बोल रहे हो आप, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है और आप बोल रहे हो न्यूक्लियर जीन उसमें पार्टिसिपेट होगा, क्या कंसेप्ट है? इसको बोलते हैं प्री डिटर्मिनेशन। हुआ क्या था, जब जब जाइगोट बनने से पहले फीमेल के सेल्स में फीमेल के सेल्स में न्यूक्लियस के जीन ने एक्सप्रेशन शुरू किया। बड़ा ध्यान से सुनना, फीमेल के एग सेल में न्यूक्लियस ने एक्सप्रेशन शुरू किया, आरएनए बना दिए। अब आरएनए बना दिए और अचानक से पता चला अच्छा मैं ये एक से वो एक सेल है, उसको पहले फर्टिलाइजेशन करना है, तो प्रोसेस रोक दिया, आरएनए बना के रोक दिया प्रोसेस। अब आरएनए बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि वो जायगोट बन गए। अब जायगोट बनने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आरएनए बने थे न्यूक्लियस के डीएनए से, अब वो उनसे प्रोटीन बनाना अभी शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली जो एक सेल में एक्सप्रेस होने चाहिए थे कैरेक्टर्स, जो ट्रांसफर नहीं होने चाहिए थे, वो कैरेक्टर अब जायगोट में भी आपको देखने को मिलते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? सर तो फिर ये तो सारे केसेस में होगा ना, रेयर केस होगा। नहीं होता ना, सारे केसेस में नहीं होता। जब भी ये होता है उसे प्री डिटर्मिनेशन कहते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है ये?
ये वर्ड क्या है? वेरी रेयर। ठीक है, वेरी रेयर। देखो प्री डिटर्मिनेशन का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि होता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है इसमें शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स, ये है उसका बेस्ट एग्जाम्पल, शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। ठीक है, अगर आपने कभी सही ढंग से देखा होगा तो उसके दो प्रकार के कॉइलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। हैव यू सीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉइलिंग्स? एक होता है राइट हैंडेड कॉइलिंग और दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रल कॉइलिंग और इसे हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। ठीक है, ये होता है डोमिनेंट। ठीक है, इसको लिखते हैं एज ए कैपिटल डी, और ये कैरेक्टर होता है बच्चों रिसेसिव, इसको लिखते हैं स्मॉल डी। ठीक है, और दोनों ही बेटा ये एक्चुअली न्यूक्लियर जीन है। बट अगर मदर लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग वाली है तो बेटा बच्चे लेफ्ट हैंडेड वाले ही होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इसको हम लोग देखो इसमें मतलब कौन सा एग्जाम्पल है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेल को जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं लिम्निया। ठीक है, लिम्निया नाम का जो स्नेल है। ठीक है, इसमें बेटा आपको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या बात समझ में आ चुकी है जो मैंने कहा? क्या आपको समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा? ठीक है, यस। क्या कंसेप्ट आपको सबको समझ गया बेटा मैंने क्या कहा? है ना, फीमेल में जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है कॉइलिंग का, ठीक है, राइट हैंडेड का हो रहा है न्यूक्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियर ही है, बट जो फीमेल में है वही बच्चों में आता है। जो मेल में है वो कैरेक्टर कभी, अल्दो मेल आल्सो कंट्रीब्यूट द जीन, मेल भी कंट्रीब्यूट करता है जीन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आया हुआ है। मेल इज आल्सो ट्रांसफरिंग द जीन ऑफ द शेल कॉइलिंग। ठीक है, फीमेल इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग द जीन ऑफ द शेल कॉइलिंग, बट द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लाइक अ मदर। ठीक है, अगर मदर बेटा लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग शो करती है तो सारे बच्चों में लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग ही आता है। अगर मदर में राइट हैंडेड कॉइलिंग है तो बेटा, है ना, राइट हैंडेड कॉइलिंग ही आता है सारे बच्चों में, क्योंकि उसके जाइगोट में पहले से ही बेटा उसके आरएनए मदर ने भेज के रखे हुए हैं, और वो आरएनए आते हैं और जैसे ही उसका एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो बेटा पहले ही उसका शेल डेवलप होना शुरू हो जाता है। जो ट्रिगरिंग मिलेगा राइट हैंडेड तो राइट हैंडेड बन जाएगा, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड बनेगा। बात सही है? ठीक है, तो ये जीन न्यूक्लियस का ही है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, बट डोमिनेंस इज ऑफ द मदर ओनली। ठीक है, तो ये है बेटा एक चीज, सेकंड पॉइंट। देन अनदर थर्ड वन, एक और टाइप बता देता हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं डाउर मॉडिफिकेशन। अब ये ऐसा है कि इसमें नो साइटोजीन एंड कैरियोजीन इन्वॉल्व। अब यार ये तो गजब ही हो गया, इसमें ना तो साइटोजीन का कोई रोल है ना ही कैरियोजीन का कोई रोल है। जब हो गया यार, फिर कौन है? ऐसा कैसे इसमें हो जाएगा है? तो देखो इसमें जो चीज होती है ये क्या है, यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना है कि in this type the maternal inheritance is not due to cytogens
एज वेल एज नॉट ड्यू टू द न्यूक्लियर जीन्स, मतलब कैरियो जीन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई भी बेटा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो कैरेक्टर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ external structure, external structure in cytoplasm, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, ठीक है, लाइक पैरासाइट, कोई पैरासाइट उस साइटोप्लाज्म में रहता है, तो अब वो पैरासाइट अगर रहता है तो वो भी बेटा जाएगा, है ना। अगर देखो मदर के साइटोप्लाज्म में है पैरासाइट तो बेटा बच्चों के साइटोप्लाज्म में जाएगा। और ए सिम्बायोंट, कोई सिम्बायोंट है तो वो भी जाएगा, मतलब मदर में अगर है तो पैरासाइट है तो वो भी जाएगा, या कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रह रहा है मदर के सेल के साइटोप्लाज्म में, तो वो भी बेटा जाइगोट में मतलब बच्चों में जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट द डाउर मॉडिफिकेशन, यू नो, इट्स नॉट एक्चुअली अ जेनिक कंट्रीब्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्मेट में बेटा इनको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पार्टिकल्स इन ड्रोसोफिला। तो जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, उसमें बेटा ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये जो होते हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर से भाई, these are the special structures and they are self replicating structures। मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो खुद की कॉपी खुद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लाज्मिड के बारे में बताया था कि प्लाज्मिड भी जो होते हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर होता है, वैसे ही बेटा सिग्मा फैक्टर्स में होता है। ठीक है, अब ये जो भी सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो इनके वजह से एक्चुअली फायदा भी होता है सेल्स को। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ, हम लोग दो प्रकार के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे बेटा, एक है सिग्मा पार्टिकल और दूसरा है कप्पा पार्टिकल, सिग्मा एज वेल एज कप्पा। ठीक है, सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला विल टॉक एंड विल टॉक अबाउट द कप्पा पार्टिकल्स इन द पैरामीशियम। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट आज हम लोग इसको रोक देते हैं, और है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि ये हमारा एंड आ चुका है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। Right now I'm stopping. In next class I will start with this sigma particles and then kappa particle, you know, both the examples of the Dor modification, and then we will study the chromosomal basis of inheritance। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग chromosomal basis of inheritance के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों यहीं पे हम लोग रोकते हैं कंसेप्ट को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। सर हाँ बोलो, सर डाउट। ये हाँ हाँ वो भी है, लेकिन मुझे पूछना था कि जो मेजर टेस्ट होगा ना अभी फर्स्ट हाँ अगस्त को, उसमें हाँ, ये वाला चैप्टर आएगा ना, वो क्रोमोसोमल नहीं आएगा ना? अगस्त को एग्जाम है, देखते फर्स्ट हैं, देखते हैं, आपको पता चलेगा। जितना हुआ है उतना तो पढ़ो ही, है ना, दैट इज मतलब ये मोर चैप्टर तो इम्पोर्टेंट। पूरा आएगा ना अभी? ये चैप्टर ये तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है बेटा, जब तक मैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा नहीं देता, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ा नहीं देता, और सबसे तो इम्पोर्टेंट है पेडिग्री एनालिसिस नहीं पढ़ा देता। पेडिग्री एनालिसिस भी है, आप देखो ह्यूमंस में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली यूजेनिक्स का। ठीक है, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चैप्टर पूरा नहीं है। ठीक है, इसको टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगता है। ठीक है, हम लोग सारी बातों को कवर करते हुए जा रहे हैं, वैसे भी मैंने नोट्स भेजे हैं, आप उनको भी पढ़ो। ठीक है, सो जितना आएगा जितना होगा उतना तो डेफिनेटली पढ़ो। और देखो मैं एक बात सबको बता देता हूँ, ऐसे चैप्टर्स की तैयारी आप कोई नियरिंग एग्जाम को सोच करके तैयार मत करो, है, मैं पहली बात बता रहा हूँ। जितना आपको हो वो बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। अरे कुछ समझा मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब अगर आप ये शॉर्ट एकदम शॉर्ट डिस्टेंस देख करके आप ऐसे चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो उसका जो प्रॉपर बेनिफिट आपको एग्जैक्ट नीट में होना चाहिए वो नहीं होता है। यू हैव टू प्लान इन सच अ मैनर दैट इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू हैव स्टडीड। बहुत आसान है इसमें स्कोर कर पाना,
चैप्टर बड़ा है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बट स्कोर कर पाना बहुत आसान है इसमें। क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं कि बहुत भारी लेवल पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। थोड़ा भी लॉजिक आपका सेट हो गया तो डन, ठीक है। आखिरी आखिरी में मैं आपको थोड़े से तुक्के मारना भी सिखा दूंगा, जजमेंटल, है ना। तो इससे क्या होगा कि आराम से डेफिनेटली बेटा आप 340 330 340 350 को क्रॉस करोगे। दैट इज द वे वी आर गोइंग टू डील। यस, ठीक है। तो जितना आपसे बनता है उतना पढ़ लो, और अगर आगे का भी पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, है ना। सो थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके।